बासित आपसे शुरू करता हूं। मैं ये कह रहा था ना कि ज्यादा तानाशाही के चक्कर में क्या होता है। देखिए, ज्यादा तानाशाही के चक्कर में मुल्क कूड़ेदान बन जाता है। मुल्क के लोगों की इमेज भिखारी से ज्यादा की नहीं रहती है। आप ये देखिए क्या हाल हो गया। मैं तो एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, 52,000 लोग डिपोर्ट हुए हैं और उसमें से अधिकतर भीख मांग रहे थे। देखिए, पहली बात तो बहुत शुक्रिया आपका। ये सारी आप जो रिपोर्ट्स आप पढ़ते हैं वो दुनिया में कहीं भी नहीं होती, वो सिर्फ आपके चैनल्स पे होती हैं। और 52,000 क्या, ये हमारा देखें अंदरूनी, आपके भी पता नहीं कितने हजारों वापस चले जाते हैं। आपके साथ भी यही मामले पेश आते हैं। आपका मुल्क भी कोई बहुत ही जो है ना, वो अमेरिका से आगे नहीं निकल गया या कनाडा से आगे नहीं निकल गया। आप भी अभी वहीं हो। लेकिन आप जो रिपोर्ट पढ़ी है, एक रिपोर्ट आज मैंने पढ़ी है, वो रिपोर्ट क्या है, यूनाइटेड नेशंस ने क्या कहा कि कोई भी सिंध ताश जो मुआहिदा है, सिंध जो आप कहते हैं मुआहिदा जो है, वो आप कोई भी तोड़ नहीं सकता। अच्छा, ये पढ़ी है आपने? किसने कहा है? नहीं पढ़ी। किसने कहा है? यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशन तय करेगा जी। यूनाइटेड नेशन तय करेगा बासित। और दूसरी बात है कि पूरी दुनिया में मुझे पता है, नहीं बासित, मुझे पता है, वो पहलगाम के समय से मैं देख रहा हूं, वो पानी वाला दर्द आपका दिखता रहता है। तो पहली बात की जो शर्त थी, हाँ, शर्तों के हिसाब से अगर टिके हुए हैं और फिर हम अगर उस संधि को तोड़ते हैं तो फिर यूनाइटेड नेशन कहेगा। लेकिन स्पिरिट की बात थी कि एक अच्छे स्पिरिट के लिए किया गया समझौता, आपने स्पिरिट तोड़ दिया, समझौता खत्म। आपने अगर खबर पूरी पढ़ी होती, आप रो रहे होते अभी। अब मैं रो रहा हूं, आप रह रहे हो। अच्छा, मैं बातचीत कर रहा हूं। एक नाम सुना है, जाहिद गिशकोरी का नाम सुना है? आपके यहाँ के पाकिस्तान के पत्रकार है जाहिद गिशकोरी। सुना है, सबका सुना है। ये उनका वीडियो है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये उनका वीडियो है कि 52,000 में से 34,000 पाकिस्तानी जो डिपोर्ट किए गए हैं वो भीख मांग रहे थे। 155 पाकिस्तानी रोज डिपोर्ट हो रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आप किसी भी सोशल मीडिया से उठा के कोई भी खबर दे, अरे ये उन्हीं का वेरीफाइड हैंडल से है बासित। खबर, अरे आप एक जर्नलिस्ट की खबर, पता नहीं मुझे कौन है, मैं जर्नलिस्ट की खबर आपके मुंह से सुना है। पाकिस्तान का जर्नलिस्ट सोशल मीडिया पर जाहिद गिशकोरी का अभी भी वीडियो जाकर देख लो बासित। आपको दिखाऊं, इंडिया के एक सोशल मीडिया के एक जर्नलिस्ट उन्होंने लगाया हुआ है कि हमारे हिंदुस्तानी अब भीख मांगने लग गए बाहर जाके। कहां पे? उनको मैं क्या जवाब दूं? कहां पे? मैंने अभी पढ़ी है, कुछ 2 दिन पहले खबर पढ़ी। दिखाओ। मैं अगर कहते हैं आपको दिखा देता हूं। हाँ, दिखाओ। अब उनका नाम मुझे याद नहीं है। बासित चैलेंज करता हूं, दिखाओ। बासित चैलेंज करता हूं पंजाब से। और ये भी बताता हूं कि आप बासित, दिक्कत यही है कि आप असलियत समझते नहीं हो और इसीलिए आपके मुल्क का बेड़ा गर्क हो रहा है। आपकी जीडीपी गर्त में है, आप झंडे में चांद लगाकर सोचते हो कि देखो रे हम चांद तक पहुंच गए। यही दिक्कत है। चलो आपको मैं मौका देता हूं, आप निकालो। मोबाइल से निकालने में समय लगता है, मैं आपको मौका देता हूं, आप निकालो। अंबर जैदी, रोज 155 लोग डिपोर्ट होना इश्यू नहीं है। हिंदुस्तान के भी कई सारे लोग गए थे, अगर इलीगल कहीं चले गए तो डिपोर्ट हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन डिपोर्ट क्यों रहे हैं? क्योंकि भीख मांग रहे थे जी। और राकेश, सबसे बड़ी बात ये है कि यूएई ने सऊदी अरेब की वीजाएं बैन कर दी क्योंकि ये लोग जाकर वहां पर भीख मांगते हैं और वहां पर गुंडागिरी करते हैं और चोर उचक्के वाली सारी हरकतें करते हैं, सारे जुर्म करते हैं। इसी वजह से उनको वीजा नहीं मिल रही है। लेकिन इनको लग रहा है, बासित साहब को, इनको लग रहा है कि जो आईएसआई वाले फेक हैंडल्स बनाकर अगर इस तरह का कोई भी ट्वीट या इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पर डालेंगे तो उनको लगता है कि भारत और पाकिस्तान बराबर हो जाएगा। भाई साहब, पाकिस्तान कहां पे और भारत कहां पहुंच गया, आप इस हकीकत को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हो। आपको यही नहीं पता कि आप कह रहे हैं कि आप कनाडा से आगे निकल गए। आपको पता नहीं कि भारत की इकोनॉमी क्या है, आपको ना पता है जीडीपी, अपना आपको अपनी औकात पता है। 6 महीने में तीसरी बार आसिम मुनीर को तलब किया जा रहा है क्योंकि आपकी जो आर्मी है, जिसको आपको लगता है कि वो बहुत तोप आर्मी है, उसको किराए पे अमेरिका की आउटसोर्स सिक्योरिटी बनाकर पहुंचाया जा रहा है। ये आपकी औकात है, ये आपकी हकीकत है। सऊदी अरेबिया आपकी आर्मी को किराए पर अपनी सिक्योरिटी के लिए बुला रहा है, ये आपकी औकात है। आपकी महिलाएं, आपके लोग जाकर टूरिस्ट वीजा पर जैसे ही निकलते हैं, प्लेन पे चढ़ते ही पर्चियां, चंदा और ज़कात मांगना शुरू कर देते। आप एक रिपोर्ट लाके दे दीजिए ऑथेंटिक कि किसी भारतीय को भीख मांगते हुए किसी भी देश में जाकर आप अगर देख लें, भारत के किसी भी देश में हो, इज्जत के साथ उनको अरब में चले जाइए, सऊदी अरेबिया जाइए, आप ईरान, इराक जियारत के लिए या फिर मदीना कहीं भी जाते हैं, वहां पर जो लोकल लोग होते हैं वो पूछते हैं, क्योंकि भारतीय पाकिस्तान एक जैसी शक्ल के लिखते हैं, तो पूछते हैं हिंदी। जब उनको पता चलता है कि हाँ ये हिंदी है तो वो बहुत रिस्पेक्ट से देखते हैं। अगर पाकिस्तान होता है तो ऐसे करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान चोर उचक्के, गुंडे, बदमाश होते, लुटेरे होते, लोगों की जेबें कतरते, लोगों से माल लूटते हैं वहां पे जाकर, सऊदी अरेबिया, पूरी यूएई में जाकर।
अब मेरा जवाब सुने। रियलिटी है जो लोकल इनको बोलने दे, पहले बोल रही है मेरे सामान चुरा लेते हैं दुकानों पे जाकर, जो ज्यादा थक जाए फिर मुझे बताइए। मदीने में और पूरे उधर, ये आपकी औकात है। और आप यहाँ पे आकर फेक नैरेटिव चला रहे हैं कि हमारे भारतीय किसी जर्नलिस्ट ने कहा। देखें बात सुनिए, ठीक है अंबर जरा सुनिए बासित बोलिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात देखें, ये खातून है और ये हम इनकी रिस्पेक्ट है, क्योंकि खातून की रिस्पेक्ट करना हम सब मुसलमानों को पता है। आप तो मोहतरमा उसी दिन एक्सपोज हो चुके हैं जब आपके एक सीएम ने एक हमारी मुसलमान खातून का निकाब उतारने की कोशिश की, पर चले गए। दुनिया भर में एक्सपोज हो चुके हैं। मैं पूछ रहा हूं भिखारिस्तान पर नकाब पर चले गए, कोई एक्सपोज नहीं हुए। बासित सुनो मासूम बच्चों को उठाकर अगवा किया जाता है हिंदू से। सुन लो मेरी बात सुनो, हम कभी भी ये हिंदू खातून को कभी भी कोई इसकी इंसल्ट नहीं करेंगे। आप तो मुसलमानों की औरतों से डरते हो, मुसलमानों के बच्चों से डरते हो, आप मुसलमान, आप डरते हैं हम हिंदू को मार देंगे, इस तरह डरते हैं आप मुसलमानों से, इस तरह डरते हैं। लेकिन हम आपको यही कहते हैं कि हम फिर भी आपको कहते हैं आप तरक्की करो, आप तरक्की करो, दोनों मुल्कों में कश्मीर का मसला हल होना चाहिए और आप आगे बढ़ो। मैं तो आपको बेस्ट पर लग दूंगा, हर टाइम आपके खिलाफ दिखे, ये भी एक गलत बात है कि हर टाइम आपको खिलाफ ही लेके चलते रहे। आप तरक्की करो, मेरी दुआ है आप आगे जाओ। कौन कहता है आप बुरे हालात में जियो? कौन कहता है अभी भी आपके पास टॉयलेट नहीं है? कौन कहता है आप टॉयलेट्स में ना जाओ? अच्छे टॉयलेट्स जिनमें टाइल्स लगी हो, अच्छा पानी हो, कौन कहता है आप ना जाओ? अच्छा एक मिनट अंबर जैदी एक मिनट, बासित देखो घुमाओ नहीं इधर उधर। बुर्का हटाया गया, उसकी यहीं पर कई लोगों ने आलोचना कर दी, बावजूद इसके कि वो लोग मानते हैं कि बुर्का बैन होना चाहिए, उसके बावजूद यहीं से कई लोगों ने कहा कि ठीक है बुर्का बैन होना चाहिए, उसके बावजूद बुर्के को नहीं हटाना चाहिए था नीतीश कुमार को। यहीं पर कई लोगों ने कह दिया तो वो छोड़ दो, वो हम ये पाकिस्तान नहीं है भाई, यहाँ पर आतंकी पकड़े जाते हैं तो जड़ खोदकर मट्ठा डाल देते हैं। आओ भिखारिस्तान वाले पर आओ, 52,000 लोग डिपोर्ट हो गए, आओ कि मुल्क तानाशाही के चक्कर में बिगड़ रहा है, आओ कि गाजा पीस फोर्स भेजनी पड़ रही है, बिरादरी वाला मुल्क ये ताना चला गया। आओ टॉपिक पर बासित। देखें जी, देखें मेरी बात सुने, आपकी जो आप बता रहे ना हमारा 52 चले मान लिया हो गया, ओके, तो इससे क्या होगा? कोई बेइज्जती नहीं है। सुने, हमारे बहुत से ओवरसीज सुन ले ना, हमारे बहुत से ओवरसीज आपको पैसे भेजते हैं, दुनिया पूरी को पैसे भेजते हैं, आप वो नहीं देखते। आप क्रिमिनल तो हर जगह हो सकता है, क्राइम करने वाले को मैं सपोर्ट करूंगा ही नहीं, क्राइम करने वाला कोई भी हो। मोहतरमा मेरी बात सुनो, क्राइम कोई भी करे, चाहे वो पाकिस्तानी हो, वो हिंदुस्तानी हो, हम उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, चाहे वो भीख मांगे या जो भी करे। हिंदुस्तानी भी भीख मांगते हैं, अगर पाकिस्तानी में, दोनों गलत है, दोनों ही गलत है, इससे बेइज्जती नहीं होती एक क्राइम से। अच्छा ये बासित ये देखो आपके लिए निकाल लिया, आपने रिपोर्ट में नहीं देखा ना। बासित सुनो भाई, बासित ये देखो, एक मिनट अंबर होल्ड ऑन, ये बासित सुनो, दिखाता हूं आपके सामने, दिखाऊंगा, आपने एडिट नहीं करना। हाँ दिखाओ, निकालो, तब तक समय ही दिया था, निकालो, तब तक मैं कक्कड़ साहब के पास जाता हूं। कक्कड़ साहब जो रिपोर्ट है, और ये डॉन की रिपोर्ट है, और डॉन की रिपोर्ट यह है कि 2 करोड़ भिखारी पाकिस्तान में है, हर मुल्क में होते हैं, मैं भिखारी होने या ना होने पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, मैं पहले बता दे रहा हूं। 42 अरब रुपए कमाते हैं, और अगर यह आंकड़ा सही है तो पाकिस्तान में सेना से ज्यादा भिखारी हैं। तो सर ये आपके मुल्क की इमेज बनी हुई है, इसको सुधारने की बजाय आप दुनिया भर में क्या कर रहे हैं? टेरर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा ये देखें, आ जाऊंगा, एक बार कक्कड़ साहब से सवाल पूछा फिर दिखाना। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है। अच्छा, मैं थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। मेरे ख्याल में यू शुड ग्रो अप। आप लोग ये किस तरह की, मतलब आप लोग कुछ भी बेच रहे हैं, और मुझे अफसोस है आपकी आवाम पे कि वो कुछ भी सुन रहे हैं। आई थॉट कि कोई इम्पोर्टेंट डिस्कशन होगी, कुछ पॉलिसी के ऊपर हम बात करेंगे, कोई पाकिस्तान इंडिया इशू को हम पॉलिसी डायनामिक से देखेंगे, पॉलिसी पैराडाइम से देखेंगे। मैं पॉलिसी पर ही बात कर रहा हूं सर। आप ये देखिए, हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच हालात क्यों मुश्किल भरे हैं? क्योंकि आप टेरर एक्सपोर्ट करते हैं, क्योंकि आप कभी मुंबई कराते हैं, कभी पहलगाम कराते हैं, कभी दिल्ली कराते हैं, कभी अहमदाबाद करवाते हैं, इसलिए हालात मुश्किल भरे हैं। पूरी दुनिया में टेरर की घटनाएं कहीं होती हैं, उससे पाकिस्तान का कोई ना कोई लिंक जुड़ जाता है। अच्छा लिंक जुड़ गया तो जुड़ गया, चलिए हो सकता है आपका कोई आतंकी बन गया, आप उसको पालते पोसते हैं, हाफिज सईद डेजिग्नेटेड टेररिस्ट को आपने दामाद बनाकर बिठा कर रखा हुआ है। मुल्क की हालत, ये बात क्यों छिड़ी? क्योंकि ये आपके हक की बात है कि जहां पर भिखारी उसकी फौज से ज्यादा हो जाए, तो आप सोचिए फौज के चीफ को क्या करना चाहिए, जो अभी पाकिस्तान की सरकार चला रहे हैं।
आपने सवाल कर लिया है, होप कि अब आप मुझे उतनी तसल्ली से सुनेंगे जितनी तसल्ली से मैंने आपको सुना। राकेश कक्कड़ साहब की आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। आपने टेररिज्म की अभी बात ठीक हो गई है, बोलिए। जानते नहीं है, आप मुझे जानते नहीं है। मेरा नाम फरीद काकड़ है, मैं बलूचिस्तान का रहने वाला हूँ। मेरा भाई शहीद कैप्टन वकार काकड़ रिसेंटली शहीद हुआ है आपके टेररिज्म और आपके स्पॉन्सर टेररिस्ट से लड़ते हुए। तो डोंट लेक्चर मी ऑन व्हाट वी आर डूइंग एंड व्हाट यू गाइस आर डूइंग। हमें नहीं भूलता कि असलम अच्छू जो है, आप उसको जो कि इंटरनेशनली टेररिस्ट है, आप उसको नई दिल्ली के हॉस्पिटल में बिठाकर उनका इलाज करवाते हैं। हम कुलभूषण यादव को नहीं भूलें, जो यहाँ पे आके खुद इस बात को जो है वो मानता है कि हाउ रॉ इज इन्वॉल्व इन बलूचिस्तान और रॉ कैसे डिस्टेबलाइज कर रही है बलूचिस्तान की सिक्योरिटी डायनामिक्स को। हम नहीं भूले कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट और इस टाइप की जितने भी इंसर्जेंट है, हाउ दे आर प्लेइंग गेम्स अगेंस्ट पाकिस्तान। मेरा भाई जो कि बहादुरी से फ्रंट लाइन पे लड़ता रहा है, जो कि सन ऑफ द सॉइल है, बलूचिस्तान का बेटा है, ही वाज सर्विंग इन आर्मी एज अ कैप्टन। सुनिए काकड़ साहब, दिक्कत यही है कि इश्यू पर आप बात नहीं करना चाहते हैं। पहले आपने लंबा चौड़ा ज्ञान दे दिया। जिस कुलभूषण यादव का नाम ले रहे हैं, आपके टीवी चैनलों पर ही चला है कि मार मारकर जबरदस्ती कहा गया है कि उगलो। और आपको पता है कोर्ट में कुछ भी एडमिसिबल नहीं होता है। कोर्ट में कुछ भी एडमिसिबल नहीं होता है, वो हिंदुस्तान में भी। अगर कोई अपराध हो गया और पुलिस ने बयान दे दिया, तो जब तक कोर्ट में बयान नहीं रिपीट होगा वो नहीं एडमिसिबल होता है। फखर भाई, एक और आपके मुल्क की इमेज बनी हुई है, मुझे नहीं लगता है कहते हुए टेररिस्तान की। दुनिया में लिंक जुड़ जाते हैं। हाफिज सईद को किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जा रहा है, मसूद अजहर को कैसे प्रोटेक्ट किया जा रहा है, भारत ने जितने डोजियर दिए उनको पाकिस्तान ने कैसे कूड़ेदान में डाल दिया, यह हमने देखा है। इसीलिए हम डोजियर अब देते नहीं हैं। लेकिन दूसरी ओर इमेज क्या है? कल मैं यह खबर सुना तो मुझे आपके लिए नहीं अच्छा लगा कि पिछले 6 महीने में 52,000 लोग डिपोर्ट किए गए। और एक पत्रकार का मैं नाम ले रहा था, आप शायद बेहतर तरीके से जानते भी होंगे। अभी इन्होंने कहा क्या नाम है, बासित ये कह रहे थे, वो ये कह रहे हैं कि 155 लोग रोज डिपोर्ट हो रहे हैं। अधिकतर इसलिए है क्योंकि भीख मांग रहे थे। सऊदी, कतर सबसे ज्यादा वहां से डिपोर्ट हो रहे हैं। मैंने तो नहीं कहा, मैंने आपका तो नहीं कहा, नहीं झूठ मैंने नहीं कहा। अच्छा, जहां तक इस इशू का मामला है, ये नेशनल असेंबली की जो कमेटी होती है, आगा रफीउल्ला हमारे कराची पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वो इस कमेटी के चेयरमैन हैं और मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं। तो उन्होंने इस कमेटी में, क्योंकि लोग सिर्फ डिपोर्ट का इशू नहीं है, ऑफलोड भी बहुत ज्यादा लोग में, टोटल नंबर है 66,000, ठीक है। फिर उसमें से जो मतलब लोग हैं 24,000 डिपोर्ट हुए हैं फ्रॉम सऊदी अरेबिया। अजरबैजान से भी 2500 लोग डिपोर्ट हुए हैं, जो मेरे लिए बड़ा हैरान कौन है। सऊदी अरेबिया और यूएई तो हम देख रहे थे, लेकिन अजरबैजान तक ये नेटवर्क फैला हुआ है, ये जो बिगर्स का है। मसला आया, ये इशू क्यों बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ कि लोग जा रहे थे कराची और लाहौर एयरपोर्ट पे, सबसे ज्यादा लोग ऑफलोड हुए हैं पिछले तकरीबन 1.5-2 महीनों में। बढ़ते बढ़ते बात, क्योंकि सोशल मीडिया पे भी लोग करते थे कि यार मेरे पास वीजा भी था, मेरे पास बाकी चीजें भी, डॉक्यूमेंट्स भी थे, लेकिन मुझे ऑफलोड किया गया। उस इशू को फिर DGFIA के साथ डिस्कस किया गया और उनको बुलाया गया। तो उन्होंने कहा कि जी अभी तक टोटल नंबर है 66,000, जिसमें से 51,000 हम लोग ऑफलोड कर चुके और जो रेस्ट ऑफ द मतलब नंबर है उसमें डिपोर्टीज हैं। और उन्होंने कहा कि ये बिगर्स थे। 24,000 इज अ बिग नंबर इन सऊदी अरेबिया। अगर कोई कहता है कि नहीं जी ये बड़ी मामूली सी बात है, तो ये गलत बात है ये। और एक चीज मैं ये भी कहूंगा, मैंने इसमें अपने शो पे भी बात की कि भाई आखिर ये लोग पाकिस्तान से भागना क्यों चाहते हैं। बिगर्स की बात नहीं कर रहा, जेन्युइन लोगों की बात कर रहा हूं, जो अपने वीजाज लेते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स या एडमिशंस करते हैं और प्रॉपर तरीके से जाना चाहते हैं, उनको ऑफलोड क्यों किया जाता है। और कोई भागना क्यों चाहता है यहां से। किसी स्टूडेंट से आप पाकिस्तान में बात कर लें, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, वो क्या कहेगा, नेक्स्ट डेस्टिनेशन उनकी क्या, यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा। क्यों? ये नहीं कि पहले लोग नहीं जाते थे, लेकिन अब एक अनसर्टेनिटी इतनी बड़ी है कि लोग कहते हैं कि यार यहां पे तो कुछ भी नहीं होगा। और यहां पे सिर्फ ये नहीं है कि कोई इकोनॉमी खराब है, इनजस्टिस है, कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं है, कोई अदालतें फैसले नहीं करती, मतलब जेन्युइन इंसाफ नहीं है इस सोसाइटी के अंदर। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है जिसकी वजह से लोग जा रहे हैं। अगर कोई इसको डिफेंड करता है कि नहीं जी ऐसा तो नहीं होता, वैसे तो नहीं होता, कल जो हाई कोर्ट के जज को हटाया गया, कहती जी आप 25 साल पहले आपकी डिग्री, आपने एक चीटिंग की थी और आप जज बने, मतलब वो हाई कोर्ट के जज बन गए, इनको 25 साल बाद पता चला कि इन्होंने पेपर देते हुए चीटिंग की थी या इनकी डिग्री ऐसी नहीं ऐसी थी।
मामला ये है कि इधर पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली इस वक्त क्योंकि कोई हुकूमत तो नहीं है, हुकूमत इसलिए नहीं है कि सारा पावर या सारी ताकत जो है वो रावलपिंडी से कंट्रोल पहले भी होता था, लेकिन पहले शायद थोड़ा सा साइड पे करके कुछ इनके पास होता था, कुछ उनके पास होता था। अब सारे का सारा उनके पास है। फ्रंट पे जो है वो शहबाज शरीफ या फिर उनकी कैबिनेट के लोग सामने बैठे हुए और कहते हैं जी मैं मिनिस्टर हूं, जी मैं एडवाइजर हूं, मैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हूं, जिनकी कोई औकात नहीं है, किन करे उनको कोई सुनता भी नहीं है। सेक्शन ऑफिसर जैसे इख्तियार उनके पास नहीं है, पूरा दिन उनके पास। इसके अलावा ओ जी पाकिस्तान बस टेक ऑफ करने वाला, पाकिस्तान की इकोनॉमी ये हो गई। हालत ये है कि 45% से ज्यादा लोग, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है कि पॉवर्टी लाइन से नीचे जिंदगी गुजारे। इसका जवाब कौन देगा इसका जवाब? अब सुजाता पांडे, बासित ने शुरुआत में ये बात समझी नहीं, काकड़ कह रहे हैं पॉलिसी की बात करिए। ये पॉलिसी की तो बात है कि आपको टेररिज्म एक्सपोर्ट करना है, टेररिस्ट तैयार करने हैं, और टेररिस्ट तैयार करने के लिए आप मुल्क का बेड़ा गर्क करते रहिए, मुल्क को भिखारिस्तान बना दीजिए, जो बात फकर यूसुफ जई भी कह रहे हैं। देखिए, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप समझिए कि दुनिया की सबसे गरीब देश जो है वो इथोपिया है, और इथोपिया से भी पाकिस्तानी भिखारियों को डिपोर्ट किया गया। आप समझिए इस स्थिति कितनी खराब है। ये जिनको बोलते हैं कि दोस्त मुल्क है, वहां से तो लोगों कह दिया गया है कि अगर पाकिस्तान ने इतने भिखारी भेजने बंद नहीं किए तो वीजा देना बंद हो जाएगा। लेकिन मैं जो मुद्दे की बात है उस पर आ रही हूँ कि पाकिस्तान को आज क्यों कहा जा रहा है कि आतंकवाद के साथ में भिखारी का जो सबसे बड़ा जो एक्सपोर्ट है वो पाकिस्तान हो गया। क्यों ऐसा हो गया है? वो इसका कारण है कि जब पाकिस्तान की जो पूरी जो जनसंख्या है वो 25 करोड़ है, उसमें से 4 करोड़, राकेश जी, 4 करोड़ लोग इसे भीख मांगते हैं, जो कि 32 अरब रुपए कमाते हुए पूरी इंडस्ट्री, इनके मिनिस्टर खुद कह चुके हैं। उसका जो अगर इसको कन्वर्ट कर दीजिएगा तो तकरीबन 42 बिलियन डॉलर्स होता है। और ये वही पाकिस्तान है जो 1-2 मिलियन डॉलर्स के लिए आईएमएफ के आगे हाथ फैलाता फिरता है। यही इनके खुद के प्राइम मिनिस्टर कह चुके हैं कि हम किसी भी कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, समिट में जाते हैं, तो लोग सोचते हैं कि कुछ तो मांगने चला आया होगा। ये वही देश है ना जहां पे कटिंग चाय की बात हो रही, कह रहे हैं कि भाई दूध कम डालो चाय में क्योंकि पाकिस्तान में अफोर्ड नहीं कर सकता। उसके बाद में जो पाकिस्तान का सबसे अमीर इंसान है, साहिद खान शायद नाम है उसका, उसकी पूरी संपत्ति 13 बिलियन है। इनकी जो ग्लोबल जो टोटल टैक्स कलेक्शन होता है वो 25 अरब की है, और ये भिखारी कमा रहे हैं 32 अरब। आप समझ लीजिए कि पूरा जो देश है वो देश है या क्या? लोगों के पास, दूसरे देशों के पास जीडीपी होती है, यहाँ पे बेगिंग डेवलपमेंट हो रहा है शायद, इसीलिए शायद ये इंटरनेशनली नंबर 1 भिखारियों की जगह देश बन गया। तो जहाँ पे हुक्मरान भी भीख मांग रहे हैं और देश की जनता भी है। ठीक है। अभी देखिए आपका भी कुछ नेटवर्क ऊपर नीचे हो रहा है। काकड़ साहब, मुझे बताया गया कि शायद उनकी तकनीकी समस्या दूर की जा चुकी है। एक बार लाइए स्क्रीन पर। काकड़ साहब अपनी बात पूरी करिए। मैं आपसे कह रहा था कि आप जर्नलिस्ट हैं, आप पढ़े लिखे बंदे हैं, मुझे ये बताइएगा आप असलम अच्छू को जानते हैं? असलम अच्छू कौन है? नहीं, मैं बहुत तो नहीं जानता हूं, बताइए। आप नहीं जानते? खुद को नहीं चले मैं आपको बता देता हूं, आप चूंकि पढ़े लिखे नहीं है लिहाजा मैं आपको बता देता हूँ। असलम अच्छू वाज द लीडर ऑफ द BLA बलोच लिबरेशन आर्मी, जो कि एक टेररिस्ट आउटफिट है, दुनिया उसे टेररिस्ट आउटफिट करार दे चुकी है। आप अपने हॉस्पिटल्स में अपने घर की रिश्तेदारी निभा रहे थे, उनका इलाज करवा रहे थे, ठीक है? अच्छा। आप BLA के जरिए बलूचिस्तान को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। आप बलूचिस्तान में BLF BLA जितने इंसर्जेंट्स हैं इनको अपना रिश्ता दे के इनके जरिए बलूचिस्तान में हालात खराब करवा रहे हैं, और इधर आके आप हमें लेक्चर देते हैं कि पाकिस्तान टेररिस्ट है, पाकिस्तान टेररिज्म बेच रहा है। मैं असलम अच्छू पर भी आ जाऊंगा, मैंने जानकारी मंगा ली है, आ रही होगी जानकारी। लेकिन सुनिए ना, मतलब एक कहावत है हमारे यहाँ, काकड़ साहब, एक कहावत है, पता है क्या? सूप हंसे तो हंसे, चलनी भी हंसेगी, जिसमें 72 छेद है। मतलब जहां पर ओसामा बिन लादेन मारा जाए, जहां पर हाफिज सईद UN डेजिग्नेटेड टेररिस्ट को कैंटोनमेंट एरिया में छिपा कर रखा जाए, मसूद अजहर जिसे भारत ने छोड़ा था कंधार हाईजैक के बाद, वो उस मसूद अजहर को पाल के रखा जाए, जिसके लश्कर के कमांडर ये कहते फिरे कि हम मुनीर के साथ अफगानिस्तान से लड़ेंगे और दिल्ली को दुल्हन बनाएंगे, वो सीख देगा कम से कम। और जिस मुल्क के वजीर आजम, काकड़ साहब, ये तारीखी बात है, आप इनकार कर दीजिए कि जब इमरान खान वजीर आजम थे तो उन्होंने कहा कि नहीं कि हमने अमेरिका के कहने पर आतंकियों को ट्रेंड किया। तालिबान को किसने खड़ा किया? कौन था उसका खाना पीना नाश्ता देने वाला? आपने अपने घर का रिश्ता दिया था असलम अच्छू को? नहीं, मैं तो आ रहा हूं उस पर, मैं हवा में बातें नहीं करता हूं। आपने जो जानकारी दी वो फोटोशॉप जानकारी है कि क्या है, मैं उस पर भी अपनी जानकारी ली और भागते नहीं है। और एक बात और आपको बताता हूं
यहां पर जितने आतंकी पकड़े जाते हैं उनको उनकी जन्नत याद दिलाती जाती है। उमर आया था ना बम बात के उड़ा, और उसके साथ के जितने डॉक्टर शाहीन, जितना पूरा नेटवर्क है डॉक्टर का, यही के लोग हैं, सबको पकड़ के रखा हुआ है। यासीन मलिक जिसे आप लोग बार बार जिसका रोना रोते हैं, सूरज देखना भूल चुका है, कुलभूषण तो यहां की मिट्टी खोद दी जाती है अगर कोई आतंक को पनाह देगा तो। फखर यूसुफ जी जो बात ये कह रहे हैं फरीद काकड़, शुरुआत में इन्होंने कही तब आप नहीं जुड़े थे कि बड़ी पॉलिसी की बातचीत, जहां आपने पॉलिसी का थोड़ा सा आईना दिखाया तो ये हिंदुस्तान पाकिस्तान और कहां से क्या कौन आतंकवाद, उस पर तो क्या ये टेररिस्ट को ट्रेंड करने वाला अगर कोई मुल्क जिसके हुक्मरानों ने स्वीकार किया, आप बताइए दुनिया में पाकिस्तान के अलावा किसी प्रधानमंत्री को आपने सुना है जो कहते हो कि हमने आतंकियों को ट्रेन किया? देखिए राकेश जी, बहुत सारी गलतियां रही, पाकिस्तान से भी हुई, दुनिया के बहुत सारी कंट्रीज से हुई। मैं आपको ये बिल्कुल क्लियर कर दूं, 79 से ये सिलसिला शुरू हुआ था। 1979 अफगान जिहाद के नाम पे जब फसाद हो रहा था, उससे ये सिलसिला स्टार्ट हुआ है और अभी 2025 तक चल रहा है। ऑलमोस्ट कोई 45-50 ईयर्स इसको हो गए हैं। गलतियां पाकिस्तान ने भी की, गलतियां बाकी दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज ने भी की। इस हवाले से बिल्कुल जनरल मुशर्रफ ने भी ये बात की थी और भी बहुत सारे लोगों ने इस तरह की बातें की है। लेकिन उसके बाद एक चीज आई, FATF। आपको याद होगा आज से 2-3 साल पहले, वैसे तो 15 में पाकिस्तान पहली दफा FATF के ग्रे लिस्ट में गया, उसके बाद चीजें बड़ी टाइटन की गई। आपने मसूद अजहर और दूसरे जो हाफिज सईद वगैरह का नाम लिया, तो बेशक पाकिस्तान कुछ भी करता रहा हो, लेकिन उनको करना पड़ा, पाकिस्तान को उनको मतलब अदालत में पेश भी करना पड़ा और सजाएं भी देनी पड़ी। ठीक है, मैं उस चीज को उस तरीके से कभी भी नहीं लूंगा कि भाई एक आम पाकिस्तानी को जैसे सजा होती है और उसको सजा होती है, लेकिन एक प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर जरूर आया, ये चीज हुई। अभी अगर हम गुज़िश्ता 5-7 सालों की बात करें तो मेरे ख्याल में चीजें काफी सारी चेंज हुई हैं। आपका इंडिया का मसला ये होता था जी कश्मीर में हम इंटरफेरेंस करते हैं, यही होता था ना, इसके अलावा तो कोई और वैसी बड़ी चीज नहीं थी कि पाकिस्तान ये करता है। लेकिन उसके बाद कश्मीर के अंदर कोई ऐसी चीज, इंसिडेंट ऐसा नहीं हुआ। पहलगाम हुआ, पहलगाम के ऊपर आप लोगों ने कहा जी हम इसका बदला लेंगे, फिर आप लोगों ने 6 मई को हमला कर दिया, तो एक बड़ी जंग हो गई। जब आप बदले और इस चीज पे आ जाते हैं तो फिर तो उसके नहीं फखर भाई, और भी चीजें हुई हैं। मुंबई अटैक हमने सबूत दिए, क्या हुआ उन तमाम डोजियर्स का? बिल्कुल हुआ। दिल्ली अटैक, मुंबई अटैक क्या हुआ उनके डोजियर का? भी हुआ। हमने तो पाकिस्तान की एक टीम को बुला भी लिया कि आओ भाई इन्वेस्टिगेट करके जाओ, और जबकि उस समय की सरकार की बड़ी आलोचना हुई कि कैसे पाकिस्तान को इन्वेस्टिगेशन में शामिल कर सकते हैं, लेकिन किया क्या पाकिस्तान ने फखर भाई? देखिए मैं आपको यही बात बता रहा हूं कि बात सारी ये है कि अगर हम इस तरीके से करेंगे कि सिर्फ जंगों के जरिए हम कहेंगे कि इसका फैसला करेंगे, तो 6 मई से 10 मई तक जंग रही तो क्या फैसला हुआ? फैसले नहीं होते जंगों से। पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान इतने मामला बिगड़े हुए हैं, मैं यही बात कर रहा हूं कि भाई नहीं सही होंगे। सही तब होंगे जब पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तान जब बातचीत करेगा, चीजों को टेबल के ऊपर लेके आएगा, तो तब मामला सेट होंगे। नहीं बिल्कुल फखर भाई, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं। मैं भी यहां से भी हम जंग नहीं चाहते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि जब घर में आतंकी भेजे जाएंगे तो मारना तो पड़ेगा ही, गोली का जवाब गोले से ही देना पड़ेगा। काकड़ साहब चले गए, पता नहीं उनको जोड़िएगा, मैं बासित आ रहा हूं। काकड़ साहब की बात का कहते हो, चूंकि असलम अच्छू बहुत बार नाम ले लिया, तो यह सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया का प्रोपेगेंडा है। कोई इंडिपेंडेंट, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं हिंदुस्तान की रिपोर्ट लीजिए, ना तो BBC ना तो रेउटर्स, इन दोनों की कोई खबर असलम अच्छू को लेकर नहीं है कि हिंदुस्तान में उसका इलाज हुआ। पहली बातचीत। दूसरी बातचीत यह है कि यह भी जानकारी मुझे मिली कि 25 दिसंबर 2018 को कंधार में ही सुसाइड अटैक में इस असलम अच्छू की मौत हो गई। तो यह तय कर लीजिए कि किसकी खबर सही है, किसकी खबर गलत है। लेकिन बातचीत फिर मैं घुमाकर वही आता हूं, जो फखर यूसुफ जई ने आईना दिखाया, 42 अरब की कमाई भिखारियों की, संख्या पाकिस्तानी फौज से ज्यादा। आप भले कहें कि कौन सी बड़ी बात है, लेकिन एक नेशनल के तौर पर इसलिए कोई डिपोर्ट किया जाए कि भीख मांगकर उस मुल्क को खराब कर रहा था, यह बताता है कि रावलपिंडी में लोगों के लिए काम नहीं हो रहा है, सिर्फ अपनी जेबें, जनरलों की जेबें भरी जा रही हैं। मैं जवाब देता हूं, 5 मिनट मुझे सुने। जो आपने कहा था तफसील लेके आओ, पहले तो मैं उसका जवाब देता हूं। देखिए मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा हूं, ठीक है, आपने सुननी है रिपोर्ट, फिर मैं बताऊंगा। नहीं, रिपोर्ट पहले कोट करो, किसकी रिपोर्ट है, कहां की है, फिर बढ़ाओ। भाई CNN की रिपोर्ट है, सर्च करें, आप अपने मोबाइल खोलें। हाँ लिंक भेजो, खोलें मोबाइल। हाँ भेजो, पहले मैं लिंक भेजता हूं, सुन ले पहले। हाँ। अच्छा जी, ये
most estimates place the number roughly between 20,000 to 50,000 वर्ल्ड वाइड आपके भिखारी हैं इंडिया के। अरे रिपोर्ट भेजो ना भाई, मैं बोलने से कैसे मानूं? एक मिनट मुझे पढ़ने तो दें, टाइम जाया करेंगे भेजने में। व्हाट्सएप है मेरे पास आपका, सुन लें। इंडियन बेगर्स हैव बीन रिपोर्टली मेनली इन गल्फ कंट्रीज, जिसमें यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर, कुवैत, साउथ ईस्ट एशिया, मलेशिया, थाईलैंड, जिसमें सिंगापुर, यूरोप, यूके, इटली, फ्रांस, साउथ एशिया, जिसमें नेपाल से भी आप भीख मांगते हो। आपके भिखारी नेपाल में भी हैं, बांग्लादेश अरे में भी हैं। रिपोर्ट भेजो बासित, रिपोर्ट भेजो बासित, कोई भेज दो। 2 मिनट नहीं बोलना, बाद में बोलते रहो। अंबर जय क्या हो गया? बासित को टोपी हटाओ, बासित थोड़ा सा दिमाग काम करेगा तब। वीजा होल्डर्स इनके some cases involve organized begging mafias or human trafficking. Not all are permanently settled. Many move back and forth. Government usually पढ़ के सुना देती हूँ वैसे। कार्ड सो नंबर आप दूसरे के जर्नलिज्म पे सबके वीडियो पर सवाल उठा रहे हो, अनपढ़ गाइड हो। पहले आप सोर्स कोड कीजिए, कौन से मीडिया की, कौन से प्लेटफॉर्म की रिपोर्ट है। आप आज तक एक रिपोर्ट नहीं है कि भारत का कोई भी आदमी भी आग लगी। वो आग तो बासित आपको लगी है। सुजाता पांडे, आग किसको लगी है? क्यों नहीं है? देखिए, मैं तो ये सोच रही हूँ कि ये जो सूची दिखा रहे थे, इसमें शहबाज शरीफ का नाम क्यों नहीं है? क्योंकि सबसे बड़े भिखारी तो अभी इंटरनेशनल भिखारी तो वही है, और वो कह भी चुके हो कि मुझे तो सब जगह भिखारी के नाम से जाना जाने लगा है। दूसरी बात ये है, मैं जो यहाँ पत्रकार बैठे हैं पाकिस्तान के, मैं उनको सचमुच मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ, क्योंकि पत्रकारिता ऐसी ही होनी चाहिए। जब देश में संकट हो, जब देश में आर्मी सबको रूल करने लगे, एक प्रधानमंत्री, चुना हुआ प्रधानमंत्री को जेल में डाल दिया जाए, उसकी 70 साल की बहनों को आतंकवाद की धाराएं लगा दी जाए, जब डिसेंट को किल कर दिया जाए, तो आवाजें उठनी चाहिए, आवाम की आवाजें उठनी चाहिए। ये यूट्यूबर की तरह नहीं जो फेक न्यूज फैला के यहाँ पे बैठा हुआ है। जो मैं इनको सलाम करती हूँ कि आप पाकिस्तान के आवाम की आवाज बन रहे हैं, और इसी तरह उठाइए, पूछिए मुनीर से कि इतने भिखारी आखिर। बासित एक तो मैं बार बार कहता हूँ कि थोड़ा महिलाओं से बात तमीज से करो। काकड़ भाई भी अपनी बात बोल रहे हैं, लेकिन कुछ तमीज के साथ रख रहे हैं, डिसेंसी कुछ तो मेंटेन कर रहे हैं। काकड़ भाई आप बीच में जुड़े, असलम अच्छू की पूरी जानकारी आई थी, शो देख लीजिएगा, और वो पूरी जानकारी मैंने रख दी थी। अब समय इतना ही है, बाइंड अप करना पड़ेगा। अगली बार आइंदा नेटवर्क थोड़ा बढ़िया, कहीं वाईफाई बढ़िया देखकर जुड़ा करिए, नहीं तो फकर भाई के पास चले जाया करिए, उनके यहाँ माशाल्लाह नेटवर्क बहुत अच्छा चलता रहता है। लेकिन एक बात कहते हुए बासित एक होमवर्क दे रहा हूं, और नहीं तो फकर भाई इनको अगर कहीं मिल जाए तो सुनवा दीजिएगा, कैसे शहबाज शरीफ और मुनीर ने भी एक दो मौकों पर कहा है कि हमारी इमेज बन गई है मांगने वाली, और पाकिस्तान को इस इमेज से बाहर निकालना है। बासित ऐसे लिंक यूट्यूब पर खोजना मिल जाएंगे। तो आपके वजीर आजम मानते हैं कि टेररिस्तान है, आपके वजीर आजम ये मानते हैं कि पाकिस्तान की इमेज क्या है? थोड़ा सा सोचो मुल्क के बारे में। फॉर मोर ऑफ सच वीडियोज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ET Now Swadesh।